क्या आपको नहीं मिली है फाइनेंशियल आज़ादी? क्या आप होना चाहते हैं पैसों की तंगी से आज़ाद? हम लेकर आ गए हैं आपके लिए वो जानकारी जो कराती है मुनाफा, बढ़ाती है पूंजी, आपकी भाषा और आपके ही अंदाज में। शेयर बाजार से लेकर कमोडिटी की दुनिया तक बताएंगे क्रिप्टो के मौके और म्यूचुअल फंड के फंडों के बारे में। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से इंश्योरेंस तक, टैक्स कैसे बचेगा, पैसा कैसे बनेगा। एक ऐसा चैनल जो दिलाएगा आपको फाइनेंशियल आज़ादी। इंडियन बिजनेस, देश का मुनाफा। So now I would like to call Mahima Jalan, Nitin Bajaj and Palak on stage. Please have a big round of applause for all three of them. I would also like to call our moderator Uday Pratap Singh for moderating this session. Welcome, sir. नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। आप सबका स्वागत है। हमारे अगले सेशन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं इंडिया न्यूज़ बिजनेस स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 में। हमारा जो अगला सेशन है ये बेहद खास है क्योंकि हम चर्चा करेंगे न्यू एज मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ, सदी बदलती है, दशक बदलता है और मार्केटिंग का तरीका भी बदलता है। ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है और यहाँ नए तरीके ही चलेंगे। तो आजकल कहा जाता है इंस्टाग्राम का ज़माना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ये सब को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल मीडियम के थ्रू स्टार्टअप्स, बिजनेसेस कैसे कंज्यूमर्स तक पहुँच सकते हैं, इस सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे तीन खास मेहमानों का परिचय तो मेरी सहयोगी ने दे दिया है। तो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद ओपनिंग कमेंट्स फर्स्ट। महिमा, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। डिजिटल मीडिया को कैसे सही तरीके से स्टार्टअप्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मार्केटिंग के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर इनवाइटिंग मी। तो आई थिंक आज के टाइम पे हर स्टार्टअप की डिजिटल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पुराने अगर हम कोई भी लेगेसी ब्रांड्स देखें, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या टाटा हो, कोई भी हो, किसी ने भी उस टाइम पे जब शुरू किया था अपनी डिजिटल प्रेजेंस पे फोकस नहीं किया था, बिकॉज तब वो ज़माना ही नहीं था कि कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर जाता हो और ब्रांड्स को सर्च करता हो। बट अब आजकल की जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी है, everyone is very very active on Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. सोशल मीडिया एडिक्ट्स है। मतलब पूरे दिन वो लोग अपना बहुत समय बिताते हैं सोशल मीडिया पे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक न्यू बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बिज़नेस है उसकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हैं, आप कोई साड़ी या सूट या कुर्ती का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बेस्ट है आपके लिए। मतलब इतने सारे ब्रांड्स हैं जो कि मैं जिनके शॉप्स एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ ऑनलाइन है, उनकी एक वेबसाइट है, बट मैं स्क्रॉल करती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है एंड आई गेट इट। बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, मैं इतना समय बिताती हूँ इंस्टाग्राम पे कि मेरे सामने आते हैं, मुझे देखते हैं, मैं ख़रीद लेती हूँ। ऑडियंस इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे इन ब्रांड्स की सबसे ज़्यादा होगी, तो उन्हें वहाँ पे आना चाहिए। अगर आप एक ऐसे फाउंडर हैं, आपका कोई SaaS प्रोडक्ट है, आपका कोई टेक प्रोडक्ट है, तो आपको लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वहाँ पे आपके आइडियल कस्टमर्स आपको मिलेंगे। तो आई थिंक प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब जब से कोविड आया है इस बारे में बहुत चर्चा हो रही है कि सोशल मीडिया इज़ द नेक्स्ट, इट्स ऑलरेडी अ बिग थिंग, बट कौन सा प्लेटफॉर्म आप चूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक। एंड अगर आप एक सही प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं, अब जैसे मैंने अपने बिजनेस के लिए लिंक्डइन चूज़ करा, तो अब मेरा पूरा बिजनेस मतलब लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म से आ रहा है। इट कैन एक्चुअली बी लाइफ चेंजिंग। मतलब अगर आज सोशल मीडिया चला जाए तो मुझे सोचना पड़ेगा कि यार अब मैं अपना बिजनेस कैसे रन करूं, बट फिर भी मुझे उतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी क्योंकि मैंने अपनी वहाँ पे प्रेजेंस बना ली, अपने क्लाइंट्स मैंने वहाँ से ले लिया। अब मेरा एक ऑफलाइन नेटवर्क भी है, आज मैं आप सबके बीच में बैठी हूँ बिकॉज ऑफ माई लिंक्डइन। तो आई थिंक सोशल मीडिया आपको एक बहुत अच्छा पुश देते हैं। सबसे बेस्ट बात यह है कि आपका
ऑनेस्टली इतना आपने फिर कैसे डिसाइड किया कि हाउ यू शुड मार्केट, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट महिमा ने उठाया यहाँ कि हर क्षेत्र हर बिजनेस के लिए एक मार्केटिंग तरीका नहीं अपना सकते, हर बिजनेस के कंज्यूमर्स अलग हैं, तो आपको अपना टारगेट ऑडियंस देखना होगा व्हाट प्लेटफॉर्म्स दे आर ऑन और उस हिसाब से मार्केटिंग करें, है ना? हाँ जी बिल्कुल। सो बेसिकली आई वर्क विद ऑल द फाउंडर्स, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सीईओ सीएफओज, मैं उनकी ब्रांड बिल्डिंग करती हूँ, मैं उनकी पीआर करती हूँ। अब ये आइडिया आया कैसे कि जब मैं कोविड में बहुत ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा यार अगर मैं घर बैठे उन ब्रांड्स पे ट्रस्ट कर सकती हूँ जिनको मैंने कभी देखा नहीं है स्टोर में जाकर, तो आई थिंक यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। फिर उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे अपने बारे में बात करनी शुरू करी, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा, मेरे पास अपने आप बिजनेस आने लगा, तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मेरे पास बिजनेस आ सकता है, तो जो ऑलरेडी ऑफलाइन 100 करोड़ का, 10 करोड़ का, 500 करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं, वो कितना उसको बढ़ा सकते हैं। एंड एक्चुअली में युवा मतलब मेरे क्लाइंट्स का एक लिंक्डइन अकाउंट भी नहीं था, बट एक्चुअली में जब उन लोगों ने सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस सॉलिड करी, तो उनके पास अपने आप बिजनेस आने लग गया विद अ वेरी नॉमिनल स्पेंड। कोई बिल्कुल भी ये एक्सपेंसिव तरीका नहीं है, मतलब अगर आप एक बिलबोर्ड पे भी एक ऐड लगवाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, या आप एक न्यूज़ चैनल में अपने आप को एडवर्टाइज करवाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव तरीका है। वेराज ऐसा सोशल ना मीडिया कहिए, न्यूज़ चैनल पे एडवर्टाइज करना चाहिए लोगों को। नहीं जी, करना हाँ। चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है उसकी, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अ लिंक्डइन पोस्ट या एक ट्वीट, डेफिनेटली मतलब व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। बट अगर आपकी टारगेट ऑडियंस जेनजी है तो डेफिनेटली सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, जो कि मैंने रियलाइज़ करी क्योंकि मैं खुद एक कस्टमर थी, तो मैंने सोचा अगर मैं एक कस्टमर हूँ तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल, एंड वैसे वैसे मेरा फिर बिजनेस बढ़ा। नितिन, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपके ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं। डिजिटल मीडिया का सही उपयोग स्टार्टअप्स कैसे कर सकते हैं? श्योर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो देखिए, मैं खुद एक फाउंडर हूँ, मेरी एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ इजी लीड्स, और हमारे जो नॉर्मली कस्टमर्स रहते हैं वो सारे मार्केटिंग के लोग, सेल्स के लोग, फाउंडर्स एंड सीईओज रहते हैं। तो मेरी जो भी ऑडियंस है, एज महिमा ऑल्सो सेड कि उसकी जो ऑडियंस है वो लिंक्डइन पे ज़्यादा है, बिकॉज उसके भी जो टारगेट ऑडियंस है वो सब लिंक्डइन पे होते हैं लोग। तो मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लिंक्डइन पे मैं कंटेंट लिखता रहा रोज़, बट आई ट्राई टू बिल्ड अथॉरिटी ऑन लिंक्डइन। तो मैं कभी भी अपने बिजनेस की मार्केटिंग डायरेक्टली नहीं करता वहाँ पे, कि मैं बार बार नहीं बोलता कि इजी लीड्स है, इजी लीड्स है। व्हाट आई यूज्ड टू टॉक अबाउट इज कि सेल्स आपको कैसे करनी चाहिए, मार्केटिंग आपको कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक अथॉरिटी बिल्ड करते हो, अथॉरिटी के बाद लोग आप पे विश्वास ज़्यादा करते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, और आपसे फिर वो अपने आप आके पूछते हैं कि यार अच्छा तूने सेल्स के बारे में ये लिखा था, एक काम कर, तू मेरी हेल्प कर सकता है क्या लीड जनरेशन में, B2B में। उस रीज़न की वजह से पीपल स्टार्टेड टू ट्रस्ट अस, रीच आउट टू अस एंड ऑटोमेटिकली इंक्वायर व्हाट वी डू। आज की डेट में विद इन लास्ट 3 years अभी हमारा इस कंपनी में 20-22 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है विदाउट एनी स्पेंड ऑन मार्केटिंग, all free, all organic, just because of the content, just because of the power of compounding, power of networking that we have done. ये बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट एक चैनल जो हम बहुत मिस कर देते हैं वो है गूगल सर्च इंजन। अभी आपने एक्स की बात की, मेटा की बात की, बट वन ऑफ द एग्जिस्टिंग सर्च इंजन जो हम इतना कंपाउंडिंग इफेक्ट हमें देता है, दैट इज़ गूगल। तो हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा सर्च इंजन इंक्वायरीज को ऑटोमेट कर दिया, क्योंकि वी आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी। हमने इस हद तक ऑटोमेट कर दिया कि हमारे लास्ट ईयर में ही 500 मिलियन व्यूज़ आए हैं गूगल के ऊपर, and through that we were able to get 20 million people who visited our website, and thus our revenue is 20 crores, and all because of Google search engine optimization. तो करने के बहुत सारे तरीके हैं। As she also suggested कि आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस ज़्यादा कहाँ पे रहती है, उसके हिसाब से आप समझो कि क्या मैं इसके अंदर कोई लेवरेज यूज़ कर सकता हूँ। हमारा लेवरेज था एक अथॉरिटेटिव कंटेंट जो हम क्रिएट कर सकते हैं, एंड द टेक्नोलॉजी, उन दोनों को कंबाइन करके हमने अपना ऑटोमेट किया सिस्टम। ऑटोमेट करने के बाद हमारे व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ने लग गए, और सेम प्रिंसिपल को मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने पॉडकास्ट चैनल पे जो मैंने अभी लॉन्च किया है 2 महीने पहले, जिसकी व्यूज़ हमें अगेन उसके बारे में आगे बात करेंगे। सेम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एडिंग टू अदर लेवरेज दैट वी कैन यूज़। जी, पलक, मैं आपसे अब पूछूंगा, ये डिजिटल मीडियम जो है ये कितना बड़ा गेम चेंजर है, ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है
स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए? Definitely. Thank you so much. So, hi everyone. I am Palak. I think both of the fellow panelists have covered everything. But according to me, what stands out for me is that digital media, number one, after the pandemic has become a major source, right? Ab 50-50 ho gaya hai, har cheez. Marketing ho, distribution ho, anything that a startup is doing has to be online and offline. But in terms of why do we need to do it? Number one, yes, you'll get the distribution. Number two, when you're just starting out, आपको एक ऐसी reach मिलती है, ऐसा network मिलता है of customers, investors, mentors, even people who want to give feedback. And I think that is something which most people ignore. Because as a growing startup, as an early stage startup, what you need is people who will test out your product or your service, say, this is good, this is bad. That may not happen offline. Most people will not come offline to test out your product. Online mein kya hota hai, you can build that kind of a network also. And what I realized, so I run an organization, it's called Break the Ice. We are working on breaking the ice about topics which are important but ignored. So it's a youth-run initiative for young people. So I knew that Instagram is the source for me, is the platform for me, for my company. But I also knew that as a young entrepreneur myself, I also have to have an authority, like Nitin mentioned, on LinkedIn. Because if I'm able to build an authority on LinkedIn, then students on LinkedIn will then reach out to be a part of the company or to learn more about the company and, become a part of the startup. So I realized that maybe Instagram and LinkedIn is a thing for me. So again, depends on your target audience, depends on which platform you want to excel in, and then understand what are your priorities with digital marketing and digital media. Is it that I want more sales? Is it that I want more of an authority? Is it that I want to remain relevant? Because startups which are now, have reached something, they're not early stage startups anymore. What do they need is that they are relevant in the minds of their customers. Because offline, if I talk about a fashion store, I don't go to a clothing shop every single day. I will not remember a clothing shop every single day. What I'll remember is maybe if I see an Instagram post from them saying कि उनकी कोई sale आ रही है. Right? So relevancy is also very important, which is how digital media can be used across startups. Like, अगर early stage हो for that reach, अगर थोड़ा सा reach हो चुके हो तो for distribution, and अगर आप एक अच्छे खासे startup हो, so then to remain relevant. So yes. आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो ज़रा बताइए अबाउट योर ओन जर्नी, कैसे शुरुआत हुई और आपके कंटेंट का यूएसपी क्या है? Okay, so I am actually a content creator and an influencer on LinkedIn. I have around 80,000 people following me on the platform, and I'm currently 20. So I started out in the pandemic. I started out simply because मुझे founders से connect करना था. When I started out my organization, I was thinking कि मैं इतनी सारी difficulties face कर रही हूँ, इतने सारे लोगों से मुझे वो conversation करनी है, but मुझे वो कहाँ मिलेंगे? That's when I downloaded LinkedIn, and that's when I started. ये 20 साल की हैं, अब से ही लिंक्डइन पे आ गई हैं और अब से ही इतने 1000 फॉलोअर हैं. सोचिए आप, तो ये दिखाता है कि युवा जो है ये अभी से ही एनर्जेटिक है, अभी से ही तरक्कियां जो हैं जल्द से जल्द हासिल करना चाहता है. So yes, I think that's how I started, and then I started creating content, and then I thought this is a gap I can fill, क्योंकि maybe इस platform पे ज़्यादा students नहीं हैं. So why not, create on the platform, get started, and I was a big introvert. So मेरे लिए content was that space जहाँ पे मैं अपनी feelings भी express कर सकती थी without getting nervous, because online है, written है, right? So yeah, that's how I started, and that's how I took it forward. आप जोश पे भी हैं शायद? तो वो अलग कंटेंट जोश पे नहीं हो, नहीं. जोश पे नहीं, ओके. क्योंकि क्या है कि युवा जो है वो कहीं ना कहीं मेटा या इंस्टाग्राम की या एक्स की तरफ चले जाता है. वो कहते हैं कि प्रोफेशनल्स एक्स की तरफ जाते हैं या पॉलिटिशियंस, आपके जो युवा हैं वो इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं, और आपके जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं वो लिंक्डइन के बारे में. क्या ये सही है या इट्स अनफेयर टू ब्रैकेट? I think that was the case around before the pandemic, but I think that's how it's changed now. Because now when you open maybe a professional platform like LinkedIn, you will see people of different age brackets. So I would say it's changing, and I'm also on Instagram, but my company is on Instagram, I'm on LinkedIn. So that's how I try to manage, and since we'll also talk about personal branding today, that's how I've tried to do it, कि personal brand LinkedIn पे बनाओ, and वहाँ पे जो students हैं, उनको Instagram पे हमारे page पे लेके जाओ. So that's how. महिमा, मैं आपके पास आना चाहूँगा. ये डिजिटल मीडियम क्या आपको लगता है वो इस वजह से भी काफ़ी अहम है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत में स्टार्टअप्स जो हैं उनके पास बड़े बजट्स नहीं होते मार्केटिंग के लिए, पीआर के लिए. वो अपना बजट जो है वो कहीं और लगाएंगे ताकि उनके बिजनेस को बढ़ावा मिले.
वो अपने एम्प्लॉयज़ पर खर्चेंगे, वो अपने कोर प्रोडक्ट पे खर्चेंगे ताकि वो इस्टेब्लिश हो पाए। तो क्या आपको लगता है जब बजट स्मॉल हो तो डिजिटल इज़ द वे टू गो? आई थिंक बजट चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, डिजिटल इज द वे। इवन तो जो हमारे तालियां क्लाइंट्स हैं सोच पर। बजट्स चाहे स्मॉल हो या बड़े हो, डिजिटल इज द वे टू गो। एब्सोल्युटली, बिकॉज हमारे पास दोनों टाइप के क्लाइंट्स आते हैं। एक, यार महिमा हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, हमारे पास बजट कम है, तो अपने पास अब यही तरीका है कि हमें कम बजट में अपनी मार्केटिंग करनी है। एंड आई थिंक लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम हमारे लिए बेस्ट है कि कम पैसों में हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, हमें बहुत खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। डेफिनेटली उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बट अगर आप एक फंडेड स्टार्टअप भी हैं तो मतलब तब तो आपको लगाना ही चाहिए पैसा, बिकॉज नाउ यू हैव फंड्स, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको तो डेफिनेटली तब लेवरेज करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म को। मतलब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप 5 एंटरप्रेन्योर्स के नाम बताइए इंडिया के, तो आपके मन में ज़रूर अमन गुप्ता या अश्नीर ग्रोवर या अनुपम मित्तल आएंगे, बिकॉज आपने उन लोगों को बहुत बार शार्क टैंक के बाद भी देखा। शार्क टैंक पे तो देखा ही, बट उसके बाद भी देखा बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल ब्रांड। तो उन लोगों ने तो इतनी हेवी फंडिंग उठा रखी है, बट फिर भी उन लोगों ने अपने पर्सनल ब्रांड पे उतना ही फोकस करा, जबकि उनके अच्छे खासे बिजनेसेस चल रहे हैं। शार्क टैंक के बाद से हर ब्रांड को जो भी शार्क टैंक में आया इतना पुश मिला, बट वो फाउंडर्स इसीलिए इवेंट्स में जाते हैं, लिंक्डइन पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। अश्नीर ग्रोवर का एक प्राइवेट अकाउंट था, 500 फॉलोअर्स थे बिफोर शार्क टैंक, बट नाउ ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर। इनफैक्ट उनके बिजनेस के बारे में इतना भी नहीं पता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, अलग मैटर है, बट उनका पर्सनल ब्रांड बहुत सॉलिड है एंड ही इज़ एक्चुअली मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इट। समटाइम्स इट कैन बी गुड ऑल्सो, समटाइम्स बैड ऑल्सो, कंट्रोवर्सी में भी पड़वा सकती है। हाँ, बिल्कुल पढ़वा सकता है, पढ़वाते भी हैं। एंड उस केस में भी ब्रांडिंग आपकी काम आती है कि यार अगर आपकी एक आवाज़ है मार्केट में, फॉर एग्जांपल अश्नीर ही है, अब उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, तो उनको अपना जो भी क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं महिमा, और ये अश्नीर रोवर आपने एक एग्जांपल लिया, मगर और भी जैसे सेलिब्रिटीज भी होते हैं, सेलिब्रिटीज भी आजकल ब्रांड एंडोर्सर्स भी हैं, मगर अगर विवाद में पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वह ही नहीं, उनके ब्रांड्स भी अफेक्ट होते हैं। एब्सोल्युटली, पर आजकल तो विवाद में पड़ना भी एक फैशन हो गया है कि चलो इसी बहाने ब्रांड फोकस में आएगा, हाईलाइट में आएगा और लोग हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और क्या पता कुछ खरीद लें। तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज मैं आपको बता दूं जो आप लोग टीवी पे देखते हैं या इंटरनेट पे देखते हैं, वो बहुत स्क्रिप्टेड होती हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि यार थोड़ी लाइमलाइट दो, अब चाहे कैसे भी दो, हमें नहीं फर्क पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पलक, कोई आप दिक्कत इस नहीं बात है। से सहमत हैं कि कभी कभार ब्रांड्स और कंपनीज और इन्फ्लुएंसर्स और एंडोर्सर्स खुद विवाद में पड़ जाते हैं ताकि वो और चर्चाएं में आ जाएं? गुड और बैड पब्लिसिटी, एज दे से, एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। क्या ये सही है? I mean, depends on the brand and what the controversy they're getting into. But हाँ, ऐसा हुआ है. I have noticed कि काफ़ी लोग, because it's said, right, कि fame किसी भी साइड से आए, if you're able to use it in the right way, तो it's fair. So it नितिन, depends. आपकी राय क्या है इस पे? देखिए जैसे पलक ने बोला कि डिपेंड्स ऑन द ब्रांड। अगर कोई एनजीओ कंट्रोवर्सी में फंसेगा तो ऑब्वियसली उसके लिए तो बहुत गलती हो जाएगा, राइट? बट अगर कोई कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड है, वो कंट्रोवर्सी में आता है तो डेफिनेटली उसके स्पाइक्स आ जाते हैं। एक एग्जांपल है स्नैपडील का, आपने सुना होगा। एक हमारा एक बाहर का एक ऐप है, ठीक है, उस ऐप के बारे में उसने कुछ इंडिया के बारे में बोला और उसका नाम सिमिलर था स्नैपडील से रिलेटेड। वो लोगों को लगा कि शायद स्नैपडील के फाउंडर ने बोला है और उसकी रातों रात रेटिंग लोगों ने 1 स्टार मार्क कर दी और कम से कम मिलियन डाउनलोड खत्म हो गए उस ऐप के। तो ये जो चीज़ें हैं, तो वो कंट्रोवर्सी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बैड हो, बट अगर वो फाउंडर उस टाइम पे उसको लेवरेज करता, जो इंडियन कंपनी स्नैपडील का फाउंडर था, उन्होंने नहीं किया, वो नहीं कर पाए उस वेव को, दे वर नॉट रेडी टू गेट ऑन दैट, तो वो नहीं कर पाए। अगर वो कर लेते तो शायद उनके लिए वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती। तो इट ऑल डिपेंड्स वेदर यू आर ऑल्सो रेडी, योर टीम इज़ ऑल्सो रेडी टू टेक दैट हिट, कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ज़्यादा मिल गया तो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, नीचे जाओगे तो बहुत नीचे जाओगे। तो नितिन, आप बताइए, आपकी राय क्या है? मार्केटिंग और पीआर पर कितना खर्चना चाहिए शुरुआत में स्टार्टअप्स को? बहुत सारे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ, एक बजट होता है, सीमित बजट होता है, आपको इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, तो आप फिर एक्सपैंड कर सकते हैं आपके आपके खर्चों को। मगर शुरुआत में मार्केटिंग पर, पीआर पर कितना परसेंटेज या प्रायोरिटी देनी चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को? देखिए अगर आप कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड है, B2C, तो डेफिनेटली मार्केटिंग ही आपको आगे लेके जा सकती है, राइट? क्योंकि आप ये नहीं हो कर सकते कि मैं लिंक्डइन पे कंटेंट लिखूंगा और 10 लोग उसको पढ़ेंगे और उसमें से कोई खरीदेगा। तो इंस्टाग्राम ऐड और इन सब पे आपको लगाना ही पड़ेगा पैसा। बट अगर आप B2B ब्रांड है, बिजनेस फोकस ब्रांड है,
तो आपका मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप पहले अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट लेके आओ. प्रोडक्ट मार्केट फिट जब आपका आएगा, विच मीन्स हैविंग अ ग्रेट प्रोडक्ट इज सुपर एसेंशियल टू डू ग्रेट मार्केटिंग. मार्केटिंग कैन ऑलवेज एड. चैट जीपीटी हमारे पास एग्जाम्पल है. कोई मार्केटिंग नहीं की उन्होंने, रातों रात $1 billion $20 billion कंपनी बन गई बिकॉज द प्रोडक्ट वॉज सुपर अमेजिंग. प्रोडक्ट की पावर इतनी एक्सपोनेंशियल थी दैट एवरी वन वॉज बिकमिंग अ मार्केटियर फॉर दैट प्रोडक्ट. तो अगर आप प्रोडक्ट में सबसे पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, तो आपको डेफिनेटली वैल्यू मिलती है. बट परसेंटेज टर्म्स में बोलूँ तो अगर आप 10,000 रुपये का आपका बजट है महीने का, तो आप 3 से 4,000 रुपये स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में. वो भी चैनल स्पेसिफिक हो सकता है, बट उससे ज़्यादा स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहिए, धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहिए उसको. पलक, आप एक उदाहरण दें कि क्या आप खुद, जैसे आप कह रहे थे कि इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर्स है, क्या ब्रांड्स आपको अप्रोच करती हैं? और टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस कि ब्रांड्स की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या रहती हैं और रिजल्ट उनको क्या मिलता है Absolutely. एंगेजमेंट से? Absolutely. So with content and influencers, of course, brands and endorsements becomes one of the major ways in which they want to connect with their audience. So I think that's one of the great digital media strategies also, because ये मैंने देखा है कि influencer marketing in today's world is so powerful कि अगर आपने सही influencer से, if they put out their own authentic, views on the brand, it will definitely do well. And of course, it will be such a successful campaign that they will come back to you. तो ऐसा हमेशा होता है. आई थिंक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मीडिया पे. क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि कंपनी थोड़ा सा बेटर करे इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद द ऑडियंस. बिकॉज जब आप मार्केट करते हो अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस, ऐड डालते हो, तो पता चलता है कि ठीक है, किसी ऑडियंस के, किसी कस्टमर तभी आएगा जब उसे वो प्रोडक्ट चाहिए. एक दो एग्जांपल्स दीजिए. कोई भी एग्जांपल कौन से लीजिए. ब्रांड्स हैव अप्रोच्ड यू और कौन से सेगमेंट से, और क्या रिजल्ट मिला उनको? So it's been across segments actually, whether consumer based, so there have been a lot, and what it basically tries to do is, because they know कि मेरी audience जो है वो student plus Gen Z है, and they know कि वो initially also young professionals हैं LinkedIn पर. तो जो भी ब्रांड आता है, दे ऑलवेज से कि हमें यही मार्केट था, यही रीच करना है, अब आप उस वे में लिखिए जिसमें आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे. तो हाँ, दे नो कि रिजल्ट्स तभी आएंगे जब द ऑडियंस नोज कि ये एक बहुत ऑथेंटिक रिव्यू है, एंड आई मेक श्योर कि ऑथेंटिक ही हो, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट करेंगे तो वो इनडायरेक्टली ऐड हो गई, राइट? और पता ही चल जाएगा लोगों Exactly. को. महिमा, कोई ऐसा टिप आप देना चाहेंगे एंटरप्रेन्योर्स को, वन साइन ऑफ दैट यूड लाइक टू टेल देम कि क्या जहन में रखें जब अपना मार्केटिंग डिसाइड कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की? आई थिंक आपको सच तो बोलना ही है, पर झूठ भी बहुत सफाई से बोलना है अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब बहुत अच्छी इमेज, ऑफ कोर्स मतलब ब्रांड बिल्डिंग की, पर्सनल ब्रांडिंग की, पीआर का एंड गोल ही यही है कि आपको अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज करनी है. तो आपको बहुत अपने वर्ड्स केयरफुली यूज़ करने हैं, कहीं आप पे बैकफायर ना हो जाए, जिससे हम पहले अभी डिस्कस कर ही रहे थे. तो आपको झूठ भी बहुत अच्छे से बोलना आना चाहिए. आप मतलब यार, इतनी कंपनीज है, फाउंडर्स होते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता है, वो अपनी कंपनी में फायरिंग भी करते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ पे कभी कभी गुस्सा भी दिखाते हैं, बट अब वो जाकर सब कुछ लिंक्डइन पे नहीं लिख सकते हैं. लिंक्डइन पे वो पोस्ट करेंगे अबाउट द कंपनी कल्चर, सब एक साथ बैठे हैं, केक काट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो आई थिंक बहुत ही स्ट्रेटिक, एंड दैट्स द रीज़न हमारे जैसे लोग बिजनेस बना पा रहे हैं, कंपनीज हम चला रहे हैं, बिकॉज एज अ फाउंडर आपका एक्सपर्टीज़ है धंधा बनाना, सेल करना, बिजनेस को ग्रो करना, बट शायद आपको ये ना पता हो कि यार हम क्या ऐसा लिखें जिससे हमारी पोजीशनिंग अच्छी हो, हमारी कंपनी की पोजीशनिंग अच्छी हो, ताकि एम्प्लॉयज़, अच्छा टैलेंट आए हमारे पास, इन्वेस्टर्स आएँ या फिर कस्टमर्स आएँ. तो वहाँ पे हमारे जैसे लोगों का रोल आता है, एंड देयर वी गाइड देम कि यार आप कैसे स्ट्रेटिजिकली अपने आप को पोजीशन कर सकते हो कि आपकी और आपकी कंपनी की पोजीशनिंग अच्छी हो. तो अब उस केस में आपको सच भी बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, उनको रियलिटी भी दिखानी पड़ेगी एक स्टार्टअप चलाने की. अब सच का मतलब, झूठ बोलने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छा दिखाओ, आप अपने फेलियर्स भी शेयर करो, आप अपनी गलतियाँ भी शेयर करो, बट अगेन इस तरह से कि वो लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, ना कि आप पे बैकफायर हो जाए. ऑनेस्टी अप्रिशिएट करती है ऑडियंस. एब्सोल्युटली, ऑथेंटिसिटी इज द की, बिकॉज झूठ तो मतलब कोई भी बोल, मतलब फर्जी कंटेंट तो कोई भी डाल सकता है. जी. कोई एक सवाल ले लेते हैं, किसी के मन में कोई है, कुछ पूछना चाहेगा किसी को? Anyone wants to ask? We've taken your question. और कोई है
जो पूछना चाहेगा, या we'll end with a closing comment? I think everyone is quite satisfied with the conversation that they've heard today. कुछ ऐड करना चाहेगा or should we close? Closing thought, yes. बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट? मैं एक दो लोगों को आज जब मिला तो उनको भी यही मैं बता रहा था कि यार कंटेंट जब आप क्रिएट करते हो ना, तो सिर्फ फॉलोइंग बेस के लिए मत करो. सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं लेकिन 1 रुपया नहीं है जेब में, क्योंकि कुछ है ही नहीं. दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ब्रांड डील्स, कि ब्रांड आएगा, पैसा देगा, डील करेगा, बट अगर स्टार्टअप की फंडिंग नहीं हुई तो वो पैसा कैसे लगाएगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में? तो ऑलवेज हैव समथिंग विच इज़ यूजिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन. आप एक प्रोडक्ट बनाओ, एक कोर्स बनाओ, उसके साथ में फॉलोइंग बेस बनाओ, ताकि आप उस प्रोडक्ट को, उस फॉलोइंग बेस को सेल कर सको. नेवर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब मनी, एडवर्टाइजिंग मनी दैट यूट्यूब गिव्स यू, or on brand deals. Otherwise you'll like going on a path hill which has a dead end always. Okay, I think ji. About personal branding, I think I'll end by saying that so many people assume that personal branding is now a buzzword. It's not. It's a big necessity. Whether you're a startup owner, I know we're talking about startups right now, but whether you're a startup owner or you're someone in a job, personal brands will take you very well in life. So it's a necessity, not a buzzword. Thank you so much. I think बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आप सबको मिल गए हैं, हमारे दर्शकों को मिल गए हैं, और some food for thought as well, जो आप वापस अपने टीम्स और को ग्रुप्स के पास ले जा सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का for joining us today. Thank you. सबकी हाइट ही हो गई है, तो जो तालियों की आवाज़ है वो धीरे नहीं होनी चाहिए. A big round of applause for all three of them. जैसे कि हमने देखा, जब हमने पैनल की शुरुआत की थी तो वहाँ पे एक भी फीमेल एंटरप्रेन्योर नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे पैनल आगे बढ़ा वहाँ पे हमारे सामने फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आई, जिससे कि हम देख सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट को कितना ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है. इसके बाद मैं अमित कुमार जी को बुलाना चाहूँगी फॉर द टोकन ऑफ थैंक्स. ओवर टू यू अमित. तालियां बरसी रहे. हाँ, 5 minutes, yes.